हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अरे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। सो दिस वीडियो इज नेटवर्किंग एमसीक्यूज एंड कॉन्सेप्ट्स पार्ट 2। आई होप आपने ऑलरेडी पार्ट 1 देखा हुआ होगा। ये इसी सीरीज का पार्ट 2 है। ये वीडियो देखकर आपके कॉन्सेप्ट्स और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये आपको पता चलेगा। तो लेट्स स्टार्ट नेटवर्किंग पार्ट 2। पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स ऑपरेट्स एट द नेटवर्क लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल काफी इंपॉर्टेंट है नेटवर्किंग में। ऑप्शंस है ए टीसीपी, बी एचटीटीपी, सी जीआरई, डी टीएलएस। वीडियो को पॉज कर लीजिए और पहले खुद आंसर करिए क्वेश्चन का। द राइट आंसर इज सी जीआरई। अब सारे ही ऑप्शंस के फुल फॉर्म देख लेते हैं। टीसीपी इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एचटीटीपी इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जीआरई इज जेनरिक राउटिंग एनकैप्सुलेशन एंड टीएलएस इज ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। हम हर ऑप्शन को डिटेल में समझेंगे, इसलिए उसके लिए मैंने हर ऑप्शन पर एक क्वेश्चन बनाया है ताकि आपको डिटेल में समझ में आए। चारों ही ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले टीसीपी पर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 2 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द टीसीपी थ्री वे हैंडशेक। ऑप्शंस है ए टू एस्टैब्लिश अ रिलायबल कनेक्शन बिफोर डेटा ट्रांसफर, बी टू ऑथेंटिकेट एन्क्रिप्शन कीज, सी टू डिटेक्ट आईपी कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डी टू मैप मैक एड्रेस टू आईपीस। And the right answer is A, to establish a reliable connection before data transfer. अब टीसीपी करता क्या है? वो एक रिलायबल कनेक्शन बनाता है बिफोर डेटा ट्रांसफर। आप मानो क्रोम पर गए और आपको कोई वेबसाइट एक्सेस करनी है, आपको शॉपिंग करनी है, तो इसलिए जो वेबसाइट आपको एक्सेस करनी है वो Amazon है। अब आपका जो ब्राउजर है, विच इज क्रोम इन दिस केस, विल सेंड अ रिक्वेस्ट टू ओपन टीसीपी कनेक्शन विद वेबसाइट सर्वर विच इज Amazon इन दिस केस। तो वो बेसिकली एक सिंक्रोनाइज रिक्वेस्ट भेज रहा है। उसके बाद Amazon रिप्लाई कर रहा है विद सिंक्रोनाइज ऐप कि हाँ मुझे आपकी रिक्वेस्ट मिल गई है। उसके बाद क्रोम विल अगेन सेंड एन ऐप टू Amazon कि ठीक है, आई विल स्टार्ट सेंडिंग द डेटा नाउ। आपका ये जो कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ है, इट इज स्टैब्लिश्ड यूजिंग अ थ्री वे हैंडशेक। के बाद स्टार्ट होता है डेटा ट्रांसफर। मान लीजिए आपने क्रोम पे लिखा है www.amazon.in, तो बेसिकली आप होम पेज चाह रहे हो Amazon का। तो क्रोम क्या करेगा, इस रिक्वेस्ट को बेसिकली सेगमेंट में डिवाइड कर देगा और हर सेगमेंट को एक सीक्वेंस नंबर दे देगा। ठीक है, Amazon को जब ये रिक्वेस्ट रिसीव होगी तो हर सेगमेंट के अगेंस्ट वो एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। मान लीजिए कि Amazon को फोर्थ सेगमेंट जिसका सीक्वेंस नंबर 4 था वो रिसीव नहीं हुआ, तो उसने उसका एक्ट नहीं भेजा। तो क्रोम को समझ में आ जाएगा, अच्छा इसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, मतलब ये डेटा पैकेट लॉस्ट हुआ है नेटवर्क पे, तो वो उसको रीट्रांसमिट करेगा। तो वाई टीसीपी इज रिलायबल? बिकॉज इट इंश्योर्स ऑल डेटा इज डिलीवर्ड करेक्टली एंड इन ऑर्डर। वाई इन ऑर्डर? देखो कोई भी वेब पेज होता है वो किन चीजों से बना होता है, उसमें HTML होता है, CSS होता है, आप जावास्क्रिप्ट यूज करते हो एज अ फंक्शनैलिटी। तो क्रोम जब भी कोई वेब पेज लोड करता है तो वो HTML को लाइन बाय लाइन पढ़ता है, जैसे जैसे जिस ऑर्डर में उसे रिसीव हो रहा है। अगर कोई भी लाइन मिसिंग है तो पूरी वेबसाइट का लेआउट ही ब्रेक हो जाएगा। और मान लो HTML में CSS रेफरेंसेस भी होते हैं, तो कोई भी लाइन अगर मिसिंग है, ये उसका ऑर्डर गलत आया तो इनकरेक्ट इमेजेस भी लोड हो सकती है, इसलिए ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है। अब दीज आर द कॉमन यूज केसेस दैट आर फॉर टीसीपी। तो देखो क्वेश्चन था टीसीपी थ्री वे हैंडशेक का, तो वो तो हमने देख ही लिया कि वो एक रिलायबल कनेक्शन बनाता है डेटा ट्रांसफर से पहले। पर हमने डेटा ट्रांसफर वाला पार्ट भी देख लिया कि कैसे डेटा सेगमेंट्स में ब्रेक होता है, उसे सीक्वेंस नंबर मिलता है, हर डेटा ट्रांसफर का एक एक्नॉलेजमेंट आता है एंड सब कुछ ऑर्डर में होता है। तो ये टीसीपी की एक फंक्शनैलिटी है। आई होप इससे आपको टीसीपी समझ में आया होगा। तो अब वापस आ जाते हैं अपने मेन क्वेश्चन पर। हमने ऑप्शन ए देख लिया है टीसीपी, उसकी फंक्शनैलिटी, वो कैसे वर्क करता है। एंड हाँ, एक चीज जो हम लोगों ने नई बात करी थी कि वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे वर्क करता है, विच इज लेयर 4 इन OSI। अब नेक्स्ट देख लेते हैं HTTP। Question 3 is, what HTTP status code is returned when a resource has been permanently moved to a new URL? Options are A 301, B 404, C 204 and D 200. The right answer is A 301.
अब हर स्टेटस कोड का मतलब समझ लो। अगर कोई रिसोर्स परमानेंटली एक न्यू यूआरएल पे मूव कर गया है तो 301 रिटर्न होता है। अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता या डिलीट हो गया है तो 404 नॉट फाउंड आता है। 204 कब आता है? जब आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल है पर कोई कंटेंट रिटर्न नहीं हुआ है, मतलब सर्वर ने कोई कंटेंट नहीं भेजा है क्लाइंट को, तो 204 आता है। एंड 200 ये तो एक स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स है जब भी कोई रिक्वेस्ट सक्सेसफुल होती है। HTTP आप सभी को पता होगा क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट इज यूज फॉर ट्रांसमिटिंग वेब पेजेस। ये एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है, मतलब लेयर 7 ऑफ OSI। हम लोगों ने इससे पहले TCP देखा था। TCP का काम क्या था? कनेक्शन बनाना, एक रिलायबल कनेक्शन बनाना और ये इंश्योर करना कि डेटा डिलीवर हो रहा है और करेक्ट ऑर्डर में हो रहा है। और HTTP क्या करता है? वो डिफाइन करता है कि कैसे ब्राउजर रिक्वेस्ट करता है डेटा को और कैसे सर्वर रिस्पॉन्ड करता है। तो अगर इसे लेमैन टर्म्स में देखें तो TCP इज बेसिकली और पोस्टल सिस्टम जो इंश्योर करता है कि आपका लेटर डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए सेफली और ऑर्डर में। और HTTP क्या है? उस लेटर का कंटेंट एंड फॉर्मेट। Question 4 is, what is a major limitation of GRE on its own? Options है A. Cannot encapsulate multicast traffic. B. Does not support IPv6. C. Requires TCP handshake. D. Does not provide encryption. The right answer is D. Does not provide encryption. अब GRE होता क्या है? GRE इज जेनरिक राउटिंग एनकैप्सुलेशन, मतलब एक आईपी पैकेट को दूसरे आईपी पैकेट में रैप करना। अब मान लो ये फ्लावरवास आपका इनर पैकेट है और ये बॉक्स आपका आउटर पैकेट, तो बेसिकली इस फ्लावरवास को इस बॉक्स में रैप करना, ये है GRE। दैट्स इट। बट अब क्वेश्चन है कि हम ये करते क्यों है? अब मान लो आपको इस पैकेट को किसी ऐसे नेटवर्क पे भेजना है जहां पर इसका प्रोटोकॉल को वो नहीं समझते, मतलब इनर पैकेट का प्रोटोकॉल वो नेटवर्क अंडरस्टैंड नहीं करता। तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक ऐसा आउटर पैकेट ले लेंगे जिसका प्रोटोकॉल वो नेटवर्क को समझ में आता है। तो इसलिए इस इनर पैकेट को फिर हम आउटर पैकेट में रैप कर देंगे और उस नेटवर्क पे फिर हम सेंड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारा आउटर पैकेट हो गया है और हमने GRE की हेल्प से हमारा इनर पैकेट रैप कर दिया है। अब एक बात नोट कर लो, GRE एनक्रिप्ट नहीं करता डेटा, सिर्फ रैप करता है। अगर आपको एन्क्रिप्शन चाहिए तो आपको उसे IPsec के साथ कंबाइन करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द लेटेस्ट ऑफिशियली स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल? ऑप्शंस है A TLS 1.1, B TLS 1.2, C TLS 1.3 and D TLS 2.0. The right answer is TLS 1.3. TLS क्या है? TLS इज ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। तो आपका जो भी डेटा ट्रांसमिट हो रहा है नेटवर्क पर वो एनक्रिप्ट हो, ऑथेंटिकेटेड हो, डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन्ड रहे, इसके लिए हम लोग TLS यूज करते हैं। इट इज वॉट एड्स दी SN/HTTPS। बेसिकली जब भी आप कोई वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो तो जो HTTPS में S होता है ना, वो बेसिकली ये डिनोट करता है कि हाँ इसमें TLS यूज हो रहा है। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने सारे ऑप्शंस देखे हैं कि जब भी हम कोई वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो सबसे पहले एक TCP कनेक्शन बनता है, फिर TLS हैंडशेक होता है, मतलब जो भी डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो एक सिक्योर एन्क्रिप्टेड चैनल में हो, ये TLS इंश्योर करता है। और उसके बाद HTTP डेटा जो सेंड होता है वो TLS एन्क्रिप्टेड चैनल पे होता है। तो यहाँ हमने सारे ही ऑप्शंस चेक कर लिए एंड वो कौन कौन से लेयर पे ऑपरेट कर लिए ये भी हमने देख लिया है। TCP लेयर 4 ट्रांसपोर्ट लेयर पे ऑपरेट करता है। HTTP लेयर 7 विच इज द एप्लीकेशन लेयर। GRE जो कि राइट आंसर था, इट ऑपरेट्स एट नेटवर्क लेयर विच इज लेयर 3। एंड TLS एक पर्टिकुलर लेयर पे नहीं बैठता, कहीं कहीं आपको ट्रांसपोर्ट लेयर मिलेगा, वो एक्चुअली ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन लेयर के बीच में होता है क्योंकि वो एप्लीकेशन डेटा को एनक्रिप्ट करता है। आई होप इस वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे और आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि हम ऐसे वीडियोस और लेकर आए तो प्लीज़ लाइक कर दो इस वीडियो को। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि नेक्स्ट वीडियो चाहिए। अपने फ्रेंड्स फैमिली जो भी प्रिपेयर कर रहा है उनके साथ ये वीडियो शेयर करो। एंड चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लो यार, फ्री है। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। अरे